नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। समस्या और समाधान की अगली कड़ी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आप लोगों के कुछ फ़ोन भी आए हैं जो मेरे लिए उत्साह का विषय है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि हाँ, एक बेहतर ढंग से किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन लॉ में बहुत ही आवश्यक होता है। केवल उत्तर जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता है जब तक उसे आप जस्टिफाई ना कर सकिए। विशेष तौर पे समस्या से संबंधित जो हमारे प्रश्न आते हैं उनके लिए उसी दिशा में मैं प्रयासरत हूँ। आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी समस्याएं जल्द से जल्द आपको पढ़ें वो नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख सकें। अपनी प्रीलिम्स या मेंस कोई भी परीक्षा है, इंटरव्यू तक की बातों की चर्चा हमारी आपकी हो रही है और वो मेंटेन हो सके। आज देखते हैं हमारी समस्या क्या है, उसके संबंध में कुछ चर्चा कर लेते हैं। एक विवाहित पुरुष परिणय, विवाह या वेडलॉक के बाहर, यानी कि उसका विवाह, परिणय या वेडलॉक जैसे भी कहें, ठीक है, के बाहर मैथुन करता है, परिणाम स्वरूप एक शिशु का जन्म होता है। ठीक है, इंटरकोर्स के परिणाम स्वरूप, और वो ऐसी महिला के साथ इंटरकोर्स कर रहा है, मैथुन कर रहा है जो उसकी विवाहिता पत्नी नहीं है, वैध पत्नी नहीं है या पत्नी के दर्जे में ही नहीं है। एक शिशु उत्पन्न होता है, जन्म होता है। क्या ऐसा शिशु धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकता है? बहुत सरल सा प्रश्न है, उत्तर भी आप जानते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्टरी उत्तर लिखना ये एक अपनी जगह की बात होगी। तो उत्तर इसका है यस, भरण पोषण का दावा कर सकता है। ठीक है, दावा कर सकता है। यह है आपका, जैसे कि मैंने बताया था, कई बार प्रश्नों में हम कंक्लूजन के रूप में उत्तर लिखते हैं, कई बार समस्या वाले प्रश्नों में पहली लाइन में ही आंसर लिख देते हैं, फिर उसे जस्टिफाई करते हैं। जैसी हमारी आवश्यकता होती है जिस इलस्ट्रेशन में, उस तरीके से हम लोग मेंटेन करते हैं। कर सकता है बिल्कुल स्पष्ट सा उत्तर है। और इसके लिए आपको धारा 125 सीआरपीसी को जानना पड़ेगा। ठीक, अब बात आई, क्या धारा 125 सीआरपीसी आप छाप देंगे तो आपको नंबर मिलेगा? नहीं, नहीं। धारा 125 सीआरपीसी में भी आपको डिफ्रेंशिएट करके अपने उत्तर को लिखना होगा। तो जब आप लिखेंगे धारा 125 सीआरपीसी, तो आप उसके साथ इसके जो सब रूल हैं उनके साथ आपको लिखना पड़ेगा। सब रूल 1 जो है उसका खा और गा यह संबंधित है। ठीक है, ऐसे शिशु के बारे में सीआरपीसी की धारा 125 का कौन सा क्लाज संबंधित है, इस बात को स्पष्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा। धारा 125 लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप सोच रहे हो कि हम धारा 125 लिखाएंगे बस हमारा उत्तर हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको स्पष्ट तौर पर लिखना होगा कि धारा 125 की पहले क्लाज के खा और खा गा जो क्लाज हैं उनमें क्या बात कही गई है। तो खा जब हम देखते हैं तो यहां पर बात की गई है खा में, ठीक है, धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान, इसके लिए बात की गई है। और जब हम गा को देखते हैं तो गा में क्या लिखा हुआ है? धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान, वयस्क संतान, धर्मज या अधर्मज वयस्क संतान, इन दोनों के बारे में बताया गया है, अवयस्क और वयस्क संतान। पहली चीज ये है, आपको जानना है। ये अभी आंसर लिखने का ये नहीं बता रहा हूं कि बस ऐसे ही लिख दीजिएगा। पहले आप यह तो जानिए कि हमें लिखना क्या है, सीक्वेंस तो उसके बाद बन ही जाएगा। ठीक, धर्मज और अधर्मज अवयस्क संतान हैं तो इनके लिए डायरेक्टली ये भरण पोषण के हकदार हैं। अवयस्क संतानें हकदार होती हैं। ठीक है, ये धर्मज और अधर्मज वयस्क संतानें जो होती हैं यह हकदार नहीं हैं। ठीक है, धर्मज या अधर्मज संतानें जो वयस्क हो चुकी हैं हकदार नहीं हैं, इनमें अपवाद है। ठीक है, अपवाद है। वयस्क संतानों में
अपवाद है। क्या? मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग हो, ठीक है, असामान्य हो और असमर्थ हो। मानसिक शारीरिक असमर्थता यह मायने रखेगी कि मानसिक शारीरिक क्षति के कारण, असामान्यता के कारण वो असमर्थ है, इसलिए वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है, तो वह धारा 125 में भरण पोषण मांगने का हकदार होगा। अब मेन बात आई इस बात को बताना कि यदि एक विवाहित पुरुष, पुरुष चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, अपनी पत्नी से अलावा किसी से भी मैथुन करता है और संतान उत्पन्न होती है, तो वह अधर्मज संतान के रूप में होती है। यानी विवाहित वैध या वैध विवाह की जो संतानें होती हैं वो धर्मज की कैटेगरी में आती हैं। जो वैध विवाह की संतानें ना हो वो अधर्मज की कैटेगरी में आती हैं। चाहे पुरुष विवाहित हो किसी और से या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बात तो आपको कंफ्यूज कराने के लिए कही गई कि एक विवाहित पुरुष परिणय विवाह या वेडलॉक के बाहर, यानी कि जिससे विवाह हुआ है उसके अलावा किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है और एक शिशु उत्पन्न होता है, तो यदि वो अपने वैध विवाह से बाहर किसी स्त्री के साथ सहवास करता है और शिशु उत्पन्न होता है, तो वो अधर्मज संतान के रूप में होता है। और यह अधर्मज संतान अवस्था के दौरान भरण पोषण का हकदार होता है। वयस्क होने के बाद उसे समर्थ मान लिया जाता है। फिर भी यदि मानसिक या शारीरिक असमर्थता है तो वह भरण पोषण का हकदार होगा। ये बात जब आप इस तरीके से लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। यदि ऐसा नहीं लिख रहे हैं तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, समस्या हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें दो वादों में भी इसी प्रकार की चर्चा थी अधर्मज संतानों के लिए। ठीक है, वैध विवाह से इतर उत्पन्न हुई संतानों के भरण पोषण की बात, तो वो आपको जानना है। वकुलाबाई बनाम गंगाराम 1988, यानी केसला आप क्या लिखेंगे, वकुलाबाई वर्सेस गंगाराम 1988 सुप्रीम कोर्ट, इसको आपको लिखना है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर दूसरा विवाह था। दूसरा विवाह आप जानते हैं शून्य विवाह होता है, वैध विवाह नहीं होता है, इसलिए उससे उत्पन्न संतान को भी अधर्मज संतान के रूप में ही मान्यता देते हुए भरण पोषण की व्यवस्था की गई। और इसी से संबंधित एक निर्णय और रहा, डिंपल गुप्ता बनाम राजीव गुप्ता 2008। डिंपल गुप्ता वर्सेस राजीव गुप्ता, ठीक है, ये आपका वाद रहा 2008 सुप्रीम कोर्ट का, 2008 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भी इसी तरीके की बात थी। तो माता ने जो है पिता का कॉलम छोड़ दिया था, पिता के नाम को लिखना छोड़ दिया था। बाद में जो है इस अवयस्क बच्ची ने अपने भरण पोषण की डिमांड की और अंतोगत्वा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा इसे मान्यता दी गई कि वो हकदार है। आप दो केस लिख सकते हैं, वकुलाबाई बनाम गंगाराम 1988, डिंपल गुप्ता वर्सेज राजीव गुप्ता 2008। इन दो केस और धारा 125 के पहले क्लास के खंड खा और गा के अनुसार अधर्मज संतानें भी भरण पोषण की हकदार होती हैं। उपरोक्त मामले में जो ये दिया गया है, विवाह से बाहर लैंगिक संबंध के कारण उत्पन्न शिशु भी अधर्मज शिशु की कैटेगरी में आएगा और इसलिए वह खा और गा, पहले क्लास के खा और गा उपबंध के तहत अधर्मज संतान के रूप में अपने भरण पोषण की मांग धारा 125 सीआरपीसी में कर सकता है। यह आपका उत्तर है। आशा करता हूं सीक्वेंस भी समझ में आया होगा क्या लिखना है और तरीका भी, लैंग्वेज भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर जब हम उत्तर इस तरीके से लिखेंगे तो एक ग्रिप आपकी बनी रहेगी, भटकाव नहीं रहेगा। बहुत से लोग 125 लिख के चले आते हैं जिसकी परिणाम 5 नंबर में 1 या 2 नंबर आपको मिल जाता है। लीक से नहीं हटना है, ये आपको फोकस करके चलना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक भी पहुंच सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की तमाम समस्याएं, और कोई समस्या भी हो तो उसको भी भेजिए, जल्द से जल्द आपको उसका वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। दृष्टांत बेसिस जो भी आपकी समस्याएं हों या अन्य कोई समस्या हो आप बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, उस पर वीडियो आपकी मिल जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि वीडियो पड़ गया है और आप सही समय पर उसे देख सकें। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।